हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो सब बढ़िया, ऑल इज वेल। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लेक्चर्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूंगा, तो ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है जो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम को लेके टोटल हमें स्टूडेंट 6 फ्रीडम्स बताई गई है फंडामेंटल राइट्स को लेके। टोटल हमें 6 फ्रीडम्स बताई गई है फंडामेंटल राइट्स को लेके। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें 6 फ्रीडम्स दी हुई है। स्टूडेंट, टोटल हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो भारत का नागरिक है उसे 6 फ्रीडम्स प्रोवाइड करवाई गई है। आइए देखते हैं कौन सी ये 6 फ्रीडम्स हैं जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलती है। स्टूडेंट, ये 6 फ्रीडम्स हैं जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलती हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहली जो फ्रीडम है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो हमारे पास स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 19 में हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मतलब हमें बोलने का अधिकार है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे गुड स्पीच और बैड स्पीच दोनों ही दे सकते हैं। दूसरा, साथ ही साथ हमें एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मतलब कि हम साइन के थ्रू, इशारों के थ्रू भी कई बार अपनी बात बोल देते हैं। जैसे स्टूडेंट, आपको पता होगा हम लोग जब वोट देके आते हैं तो उस केस के अंदर हम कौन सा साइन दिखाते हैं, इस तरीके से हम बताते हैं कि हम वोट देके आए। अगर मैं आपको बेस्ट विशेष दे रहा हूं तो उस टाइम पे स्टूडेंट मैं इस तरीके से आपको साइन देके बोलता हूं कि मैं आपको बेस्ट विशेष दे रहा हूं। सेकंड, यहाँ पे स्टूडेंट जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करवाई गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, असेंबली है पीसफुल असेंबली एंड विदाउट आर्म्स। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अन्ना हजारे जी दिल्ली जब आए थे तो उन्होंने पीसफुल असेंबली की थी, विदाउट आर्म्स की थी। विदाउट आर्म्स का मतलब स्टूडेंट यहाँ पे ये है कि अगर आप कहीं पे धरना दे रहे हो, जैसे दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स 2 जगह धरना दिया जाता है, एक जंतर मंतर में और एक रामलीला मैदान के अंदर। तो अगर स्टूडेंट आप कहीं पे पीसफुली धरना दे रहे हो तो विदाउट आर्म्स होना चाहिए, आपके पास हथियार नहीं होने चाहिए। स्टूडेंट, थर्ड फ्रीडम है हमारे पास फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। तो हम लोग एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं। आपने देखा होगा एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास RWA रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बनी हुई है जो कि हमारी जो सोसाइटीज हैं उनका वेलफेयर, उन चीजों का ध्यान रखती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट हम लोग ट्रेड यूनियन बना सकते हैं। तो आपने सुना होगा कि कई ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पे ट्रेड यूनियन बनी हुई है। फोर्थ फ्रीडम है स्टूडेंट्स यहाँ पे मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसको फ्रीडम दी गई है, वो कहीं भी जा सकता है। ठीक है जी, और उसे कोई भी मना नहीं कर सकता। पर स्टूडेंट आगे चल के मैं अपने लेक्चर में बताऊंगा इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है। फिफ्थ, यहाँ पे स्टूडेंट जो हमें फ्रीडम बताई गई है, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो भारत का नागरिक है स्टूडेंट वो पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी रह सकता है, कहीं पे भी जाके वो सेटल हो सकता है। स्टूडेंट आगे चल के यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आगे अपने लेक्चर के अंदर आपको बताऊंगा। लास्ट यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप देखोगे 6 जो हमें फ्रीडम प्रोवाइड करवाई गई है, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो स्टूडेंट हमें फ्रीडम दी गई है, हम कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, हम किसी भी चीज का ट्रेड कर सकते हैं, हम किसी भी चीज का बिजनेस कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये जितनी भी हमें फ्रीडम्स यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई हैं, यहाँ पे 2 बातें हैं। यहाँ पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, यहाँ पे हमारी जो फ्रीडम्स हैं उनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। उनके लिए मैं आपको बताऊंगा कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन किए जाते हैं कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल है। तो ये हम आगे चल के
देखेंगे। दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पे जो मैं कह रहा था आपको कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जिसके लिए फैक्टर्स बने हुए हैं, फैक्टर्स डिटरमाइन किए गए। अगर वो फैक्टर्स होंगे तो उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन माना जाएगा एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी चैलेंज। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। बट स्टूडेंट यहाँ पे एक बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल होगी, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल होगी तो इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। तो अगर स्टूडेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल होगी तो उसे कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको 6 फ्रीडम्स बताई जो कि आर्टिकल 19 के अंदर बताई गई हैं। मैं इसके अंदर एक वैल्यू एडिशन आपको बताना चाहता हूं। टोटल पहले 7 फ्रीडम्स होती थी जो कि एक सिटीजन ऑफ इंडिया को मिलती थी, बट जो 7th यहाँ पे रादर मैं कहूंगा कि जो नंबर हमारा F था इसके अंदर जो आर्टिकल 19 1A B C D E F, तो स्टूडेंट जो हमारा F यहाँ पे क्लॉज था वो डिलीट कर दिया गया। और वो डिलीट कब किया गया? 44th अमेंडमेंट इन 1978 के अंदर राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो हमारा राइट था वो डिलीट कर दिया गया। तो जिस प्रॉपर्टी में स्टूडेंट्स आप रह रहे हैं, पहले ये आपका क्या था? फंडामेंटल राइट्स था। और अगर इस फंडामेंटल राइट्स को कोई आपसे छीनता था तो उस केस के अंदर आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते थे क्योंकि ये आपका फंडामेंटल राइट था। अब स्टूडेंट राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो हमारे पास नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है कि जो फ्रीडम है वो बहुत ही ग्रेट एंड बेसिक राइट्स हैं, एक सिटीजन ऑफ इंडिया को दिए गए और ये एक इनहेरेंट राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर प्रोवाइड कराए गए। दूसरी बात यहाँ पे स्टूडेंट जो हमें फ्रीडम का राइट दिया गया है ये एब्सोल्यूट है, मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट टू सम रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शंस होंगी उनके अंदर कुछ फैक्टर्स होंगे वो डिटरमाइन किए जाएंगे। अगर वो फैक्टर्स यहाँ पे मिलते हैं तो हम रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं, अदरवाइज हम रिस्ट्रिक्शंस इंपोज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा राइट ऑफ फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट है, बट इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। और अगर वो फैक्टर्स जिसके थ्रू हम ये डिटरमाइन करते हैं कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है या नहीं है, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दी जाती है तो स्टूडेंट वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। बट स्टूडेंट अगर वो रिस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल होगी देन इट कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो टोटल हमें 3 फैक्टर्स बताए गए जिससे ये डिटरमाइन होता है कि ये रिस्ट्रिक्शन क्या है, रीजनेबल है। सबसे पहला फैक्टर अगर आप स्टूडेंट्स देखोगे तो बोला गया है कि अगर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो उसके लिए लेजिस्लेचर्स को लॉ बनाना पड़ेगा। उसके लिए लेजिस्लेचर्स को क्या बनाना पड़ेगा? लॉ। स्टूडेंट लेजिस्लेचर्स वो होते हैं जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। दूसरी तरफ स्टूडेंट यहाँ पे बात की गई कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो रिस्ट्रिक्शन आप इंपोज नहीं कर सकते। स्टूडेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होता है आपको पता होगा, शाम को टीवी में कभी ना कभी कोई ना कोई आ जाता है और अनाउंसमेंट कर देता है और लोग बहुत डरते हैं कि यार शाम को 8 बजे मोदी जी आ जाएंगे और कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देंगे। जैसा आपने देखा होगा उन्होंने नोटबंदी की, उन्होंने जीएसटी वो लेके आए। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर हमारा फ्रीडम का राइट होता, अगर हमारा कौन सा राइट होता? फ्रीडम का राइट होता, तो केवल बोलने से काम नहीं चलेगा कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया और लोगों की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। केवल बोलने से काम नहीं चलेगा, केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करने से काम नहीं चलेगा। अगर हमारा जो राइट है फ्रीडम का, अगर उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो स्टूडेंट
इस केस के अंदर लॉ बनाना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट स्टूडेंट यहां पे बोला गया है कि जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए वो रीजनेबल होनी चाहिए, मतलब कि आप 100% रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट यहां पे ये बोला गया है कि अगर हमने कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई है, चाहे हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है या एक से ज्यादा हमने रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की है, तो उसके अंदर स्टूडेंट जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होना चाहिए। तो उससे क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने देखा टोटल 3 फैक्टर्स हैं जिससे ये डिटरमाइन होता है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये सही है या गलत है। अगर वो रिस्ट्रिक्शन सही है तो स्टूडेंट आप उसे चैलेंज नहीं कर पाओगे, और अगर वो रिस्ट्रिक्शन गलत है तो आप कोर्ट के अंदर उसे चैलेंज कर सकते हो। आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट यहां पे हमारे पास वर्ड आया था रीजनेबल। हमें कैसे पता लगेगा कि जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है राइट रिलेटिंग टू फ्रीडम वो रीजनेबल है? तो इसके लिए स्टूडेंट यहां पे लिखा हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट द रिस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल। जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। तो स्टूडेंट ये कैसे डिटरमाइन चलेगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाएगा कि वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, रीजनेबल है? तो स्टूडेंट ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है। तो अगर कोई भी पार्टी है और अगर वो चाहती है इसको चैलेंज करना कोर्ट के अंदर, तो वो इन रिस्ट्रिक्शन को कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो जुडिशरी है वो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट डिटरमाइन करेंगे कि ये रिस्ट्रिक्शन जो लॉ के अंदर इंपोज की गई है ये रीजनेबल है या नहीं है। स्टूडेंट टोटल 5 फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा कि ये रिस्ट्रिक्शन रीजनेबल है या नहीं है। सबसे पहले स्टूडेंट उस रिस्ट्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव चेक करेंगे कि उस रिस्ट्रिक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि हमारे समाज के अंदर ऐसा क्या गलत हो रहा है जिसकी वजह से ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जानी चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स आपने देखा होगा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया, ठीक है जी। पहले हमें सूचना का अधिकार नहीं था, फिर बाद में चल के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना। उसी तरीके से स्टूडेंट जब आप सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर आएंगे तो सिक्योरिटी लॉ, मतलब कि जब आप स्टॉक मार्केट पढ़ेंगे तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि बहुत सारे नए नए लॉ स्टॉक मार्केट के अंदर बनाए गए। तो इसका मतलब स्टूडेंट की स्टॉक मार्केट में कुछ गलत हो रहा था जिसकी वजह से वो लॉ बनाए गए। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पे कि जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी वो कितने प्रपोर्शनेट में लगाई जाएगी। क्या हमसे पूरा राइट ऑफ फ्रीडम छीन लिया जाएगा या कुछ प्रपोर्शनेट के अंदर वो रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाएगी। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पे उस रिस्ट्रिक्शन का ड्यूरेशन क्या होगा, कितने टाइम के लिए वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। और लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पे कि वो क्या कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी उस टाइम पे जिसकी वजह से वो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो यहाँ पे एक बेस्ट एग्जांपल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था स्टूडेंट, आई थिंक 1955 के आसपास ये एक्ट बनाया गया था, क्योंकि ऐसे कई एरिया थे हमारी कंट्री के अंदर जहां पे गुड्स की क्या थी, कमी थी, शॉर्टेज थी हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसलिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट बनाया गया था। स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि उस टाइम पे ऐसी क्या कंडीशंस हैं जिसकी वजह से लॉ मेकर को ये रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करनी पड़ी। स्टूडेंट यहाँ पे लास्ट में ये लिखा हुआ है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो सरकार के ऊपर होगा कि जो हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है ये रीजनेबल है, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ सरकार के ऊपर है। तो कोई भी एग्रेसिव पार्टी इसके ऊपर क्या कर सकती है, चैलेंज कर सकती है कोर्ट के अंदर। स्टूडेंट एक एक करके सारी की सारी जितनी भी फ्रीडम है हमारी, टोटल में से 6 फ्रीडम्स हमारे पास हैं, हम डिटेल एनालिसिस करेंगे इसका और बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स लेंगे। आगे चलते हैं। टोटल हमें 6 फ्रीडम्स बताई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब हम एक एक करके सारी फ्रीडम्स को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और यहाँ पे स्टूडेंट मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ने वाला हूं, मैं आपको बस हिंदी अनुवाद करके चीजों का मतलब बता दूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
तो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या है कि हमें गुड स्पीच का भी राइट है और बैड स्पीच का भी राइट है। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हम उसके लिए भी स्पीच दे सकते हैं। दूसरी तरफ स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग राइट टू नॉट टू स्पीक, अगर कोई नहीं बोलना चाहता तो उसकी मर्जी है वो ना बोले। और आपने इन चीजों को लेके इंडिया में देखा होगा, हमारी कंट्री के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है कि आप ये बोलो, ये बोल के बताओ। आपको पता लग ही गया होगा किस चीज के ऊपर मैं बात कर रहा हूं। दूसरी तरफ स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन है, तो स्टूडेंट एक्सप्रेशन हम लोग साइन से भी करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग वोट देके आते हैं तो हम इस तरीके से साइन करते हैं। आपको गुड विशेस का दे रहा हूं तो मैं इस तरीके से आपके लिए साइन करूंगा, ठीक है जी। विक्ट्री के लिए मैं इस तरीके से साइन करूंगा। तो स्टूडेंट एक्सप्रेशन से भी हम लोग कई बार पता लगा लेते हैं कि हम लोग क्या बोलना चाहते हैं। स्टूडेंट कोर्ट ने यहाँ पे ये डिसाइड किया कि जो हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट मिला हुआ है, तो जो हमारी कंट्री के अंदर प्रेस है उसको फ्रीडम है, वो अपने आइडियाज, वो जो भी चीजें न्यूज के अंदर बताना चाहती है को बता सकती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो प्रेस है, तो आपको यहाँ पे मैं डिटेल में बताऊं तो न्यूज़पेपर भी पब्लिश होते हैं। और आज की डेट में स्टूडेंट प्रिंट मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है, जो न्यूज चैनल है वो तो है ही, पर उसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको पता होगा तो आज की डेट में लोग यूट्यूब में भी वीडियो बनाते हैं और उसके अंदर बहुत सारी चीजें उन वीडियोस के अंदर अपना आइडिया और अपना राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कि क्या राइट ऑफ फ्रीडम और एक्सप्रेशन है उनके पास। यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला जो राइट ऑफ फ्रीडम है, तो प्रेस के पास पूरा राइट है, जो भी वो अपना स्पीच या एक्सप्रेशन या आइडिया जो भी वो बोलना चाहते हैं न्यूज के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर वो लोग पब्लिश कर सकते हैं। पर आपने देखा होगा किस तरीके से हमारी ये इंडस्ट्री रन कर रही है जो हम लोग न्यूज देखते हैं। स्टूडेंट आज की डेट में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करूं तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी यूट्यूब के अंदर वीडियोस बनती है जिनके अंदर राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच और एक्सप्रेशन बताए जाते हैं। तो लोग अपने अपने अलग अलग थॉट्स, जैसे अभी आपने देखा होगा जो ये बीमारी चल रही है कोरोना, इसको लेके भी लोग बताते रहते हैं कुछ ना कुछ। बट कई ऐसी वीडियोस होती हैं स्टूडेंट जो कि हमें गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने बोला है कि आप प्लीज गलत एड्स को प्रमोट ना करें। तो स्टूडेंट मैं भी आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि आप किसी भी गलत एड्स को प्रमोट ना करें। हर स्टूडेंट कोर्ट ने ये भी डिसाइड किया कि जो हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके अंदर स्टूडेंट यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर जो हम अपना ओपिनियन बाय द वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग और पिक्चर्स और एनी अदर मोड से बोलते हैं, वो भी हमारी इस फ्रीडम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। प्रेस को पूरी फ्रीडम दी गई है, जो वो बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। यहाँ पे प्रेस को पूरी फ्रीडम दी गई है, जो वो अपने चैनल के अंदर बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं, और जिससे जो देखने वाले व्यूअर्स हैं वो समझ सके कि समाज के अंदर क्या हो रहा है। स्टूडेंट यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेके एक कोर्ट में केस हुआ। जो कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट होती है उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का राइट नहीं है। हमें हमेशा सही दिखाना चाहिए और कभी भी अपने कस्टमर्स को मिसगाइड नहीं करना चाहिए। पर आपने ज्यादा से ज्यादा देखा होगा जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं वो ज्यादा से ज्यादा क्या करती हैं, हमारे कस्टमर्स को मिसगाइड ही करती हैं। स्टूडेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का एक केस हुआ नवीन छिंदल 2004 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारे पास फ्रीडम है, हम उसे अपने घर के ऊपर या कहीं पे भी लगा सकते हैं विद द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी उस फ्लैग की हमें रखनी चाहिए। तो वो हम भारत का झंडा कहीं पे भी लगा सकते हैं। उसी तरीके से स्टूडेंट आप देखते होंगे जब हमने वर्ल्ड कप जीता था 2011 के अंदर, और उससे पहले 1983 में कपिल देव जी वर्ल्ड कप लेके आए थे क्रिकेट के अंदर, तो आपको पता होगा कि लोग क्या करते हैं, वो पूरा फ्लैग अपनी बॉडी के ऊपर लगा लेते हैं और फिर उसको लेके भागते हैं। तो इससे स्टूडेंट हमें बहुत प्राउड फील होता है। तो हम अपने फ्लैग का अपने घर के ऊपर
अपनी गाड़ी में कहीं पे भी हम लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, बट विद द रिस्पेक्ट और डिग्निटी हमें करना चाहिए, जिससे कि हमें एक बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। तो स्टूडेंट आपने देखा होगा सिनेमा घरों में जब हम मूवी देखने जाते हैं तो आजकल वहां पे नेशनल एंथम वहां पे चलाया जाता है, जिससे कि हमें एक एकता का प्रतीक होता है, हमें पता लगता है कि हमारे अंदर कितनी ज्यादा यूनिटी है हम सबके अंदर। और स्टूडेंट अभी आपने ये जो बीमारी हमारी कंट्री के अंदर चल रही है तो आपने देखा इसके अंदर भी हम लोगों ने अपनी यूनिटी, हम लोगों ने अपनी एकता का प्रमाण यहाँ पे दिया और हमने दिखाया कि हम सब एक हैं और हम सब भारतीय हैं। अगर आगे स्टूडेंट्स में यहाँ पे बात करूं, जो भी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर भी हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया गया है। जो सेंसर बोर्ड होता है स्टूडेंट फिल्म इंडस्ट्री का, वो यहाँ पे अथेंटिकेशन करता है कि ये जो मूवी बनाई गई है ये सही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। स्टूडेंट ऐसे ही कुछ मूवीज हैं जिनके आप एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हो। पद्मावती थी, ठीक है जी, फिर उसका नाम चेंज किया गया, पद्मावत शायद कर दिया गया उसका नाम। ऐसे ही स्टूडेंट बहुत सारी मूवीज के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे टोटल 8 रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि एक लॉ मेकर इंपोज कर सकता है। हमारा जो राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, तो परमिसेबल रिस्ट्रिक्शन, तो स्टूडेंट ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो परमिसेबल है। सबसे पहले सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, स्टूडेंट भारत की अखंडता के ऊपर चोट नहीं आनी चाहिए। मतलब स्टूडेंट हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है अपनी राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेके या एक्सप्रेशन को लेके जिससे कि हमारी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में कोई नुकसान हो। दूसरा स्टूडेंट यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, मतलब कि जो हमारा स्टेट है, हमें कोई भी स्पीच ऐसी नहीं देनी जिससे कि जो हमारी स्टेट है उसकी सिक्योरिटी को लेके स्टूडेंट कोई मुद्दा अराइज हो जाए या उसकी सिक्योरिटी जो है वो खराब हो जाए, तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशनशिप विद फॉरेन स्टेट्स। जैसे स्टूडेंट आपको पता होगा कि आजादी के बाद रशिया और इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे और पाकिस्तान और यूएसए के बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। बट अभी कुछ सालों से आपने देखा होगा कि हमने अमेरिका के साथ अपने कुछ ज्यादा ही रिलेशन बना लिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट रसिया भी अब पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस बना रहा है। तो स्टूडेंट्स हमें अपने फ्रेंडली रिलेशंस रखने फॉरेन स्टेट्स के साथ। फॉरेन स्टेट्स का स्टूडेंट यहाँ पे ये मतलब है फॉरेन कंट्री से रिलेटेड। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पब्लिक ऑर्डर। तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर दंगे हो जाए। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे डिसेंसी एंड मोरालिटी। तो स्टूडेंट हमें कुछ भी झूठ नहीं बोलना है, हमें कोई भी गलत काम नहीं करना है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कुछ पॉलिटिकल लीडर्स कई बार ऐसा बोल देते कई पॉलिटिकल लीडर्स के अगेंस्ट कि इसने ऐसा किया है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें बातें नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो कोर्ट बोलता है स्टूडेंट वो हम सबको मानना चाहिए, हमें कोर्ट का कंटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट हमें डिफामेशन नहीं करना चाहिए, हमें किसी की समाज में रेपुटेशन खराब नहीं करनी चाहिए। और स्टूडेंट लास्ट पॉइंट के अंदर बोला गया है कि हमें कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं देने चाहिए। तो स्टूडेंट टोटल ये 6 परमिसिबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि एक लॉ मेकर इंपोज कर सकता है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि जो हमारी कॉर्पोरेशंस हैं, जो हमारी कंपनीज हैं, जैसे आप रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस का यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, क्या इन्हें भी सिटीजनशिप के राइट मिले हुए जो यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवाए गए? तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवाए गए, क्या ये कंपनीज को भी, जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, जो कि मैंने एग्जांपल लिया रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, क्या इनको भी वो राइट्स मिलेंगे? तो स्टूडेंट यहाँ पे आंसर ये है कि कंपनीज को सिटीजनशिप के राइट्स नहीं मिलते।
ये राइट्स उनको इनडायरेक्टली थ्रू शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के अंदर स्टूडेंट पैसा लगाते हैं उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, तो थ्रू शेयर होल्डर्स उनको इनडायरेक्टली राइट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट केस के अंदर आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर डिसाइड किया गया था। तो स्टूडेंट जो कंपनीज हैं, जो कॉर्पोरेट्स हैं, उनको इनडायरेक्टली ये राइट्स मिल जाते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो स्टूडेंट इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है बाबा रामदेव जी का, कि वो क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली करते हैं पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें AK-47 और कोई भी बम या मतलब कोई भी ऐसी चीजें विदाउट आर्म्स हमें यहाँ पे बैठना है, पीसफुली हमें यहाँ पे बैठना है। और स्टूडेंट अगर आप कहीं पे भी पीसफुली बैठ रहे हैं बट वहां पे हम कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर इंपोज कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट अगर कोई भी आप असेंबली कर रहे हो बट उस असेंबली के अंदर आप कुछ ऐसी स्पीच दे रहे हो या कुछ ऐसे एक्सप्रेशन कर रहे हो जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री है उसकी अखंडता के ऊपर चोट पहुंच सकती है, तो स्टूडेंट उस केस के अंदर आपको वो असेंबली नहीं करने देंगे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। या जो भी आप असेंबली कर रहे हो उसमें ऐसा लग रहा है दंगे होने के चांसेस हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। जैसा मैंने आपको बताया था, दिल्ली के अंदर अगर किसी को पीसफुली असेंबली लगानी हो तो वो 2 जगह लगा सकता है, एक जंतर मंतर में और एक रामलीला मैदान में। तो स्टूडेंट इसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो हमें परमिशन देता है और साथ ही साथ इन सारी चीजों का वहां पे ध्यान दिया जाता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे 3 पॉइंट लिए गए जहां पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। अगेन ये रिपीट हो रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे ऐड किया गया है। सबसे पहले द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का ध्यान रखा जाएगा। अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखा जा रहा तो आपके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। स्टूडेंट पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखा जाएगा। अगर आपने कोई भी ऐसी एसोसिएशन बनाई है जिससे हमें ऐसा लगता है कि दंगे हो सकते हैं, तो उस केस के अंदर हम आपकी एसोसिएशन के ऊपर या ट्रेड यूनियन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट मोरालिटी के ऊपर, कि जो भी आपने एसोसिएशन बनाई है वो हमारी मोरालिटी को हर्ट ना करे। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का केस हुआ जिसके अंदर ये बोला गया, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूं कि अगर कोई यूनियन है, कोई भी ट्रेड यूनियन है और बोला गया कि आप सबको इसका मेंबर बनना पड़ेगा, कंपलसरी आपके लिए। बट स्टूडेंट अगर कोई चाहता है, कोई मेंबर चाहता है कि मैं इस ट्रेड यूनियन का मेंबर नहीं बनना चाहता, तो आप उसके ऊपर इस चीज को कंपलसरी नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। तो स्टूडेंट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया हम लोग कहीं पे भी घूमने के लिए जा सकते हैं और इसमें लिखा हुआ है हाउएवर डज नॉट एक्सटेंड टू ट्रैवल अब्रॉड, क्योंकि स्टूडेंट जो ट्रैवल अब्रॉड है आउटसाइड इंडिया, जो हमारे पास राइट है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, वो आर्टिकल 21 के अंदर बताया गया है, जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट पर्सनल लिबर्टी। तो वो आर्टिकल 21 के अंदर गिवन है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ये सीखा कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट विद इन इंडिया हमें आर्टिकल 19 में प्रोवाइड है, और अगर आउटसाइड इंडिया की बात करूं तो वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट हमें आर्टिकल 21 के अंदर एज अ पर्सनल लिबर्टी हमें वहां पे प्रोवाइड करवाया गया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर लगाई जा सकती है। अगेन यहाँ पे ये दोनों रिस्ट्रिक्शन, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती हैं फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से लेके। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे इंडिया के अंदर ऐसी कई टेरिटरीज हैं जहां पे हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। एक एग्जांपल है स्टूडेंट अंडमान निकोबार का। असली में स्टूडेंट जो हमारा अंडमान निकोबार है तो उसका जो साउथ एरिया है वहां पे नेवल एक्साइज होती है, तो स्टूडेंट वहां पे हमें फ्रीडम नहीं होती। और स्टूडेंट अगर मैं और आपको थोड़ी सी नॉलेज दूं तो जो हमारा कस्टम एरिया होता है, जब हम लोग टैक्सेशन के अंदर पढ़ेंगे तो जो हमारा कस्टम एरिया होता है जहां पे स्टूडेंट कस्टम ऑफिसर्स होते हैं
तो उस एरिया के अंदर आपको जाना मना होता है, उस एरिया में जाने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग कहीं पे भी जाके विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी जाके हम लोग रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, कोई भी हमें मना नहीं कर सकता। पर स्टूडेंट इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे पहले आपको पता होगा। स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। तो स्टूडेंट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हमारे पास फ्रीडम है कि हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं और हम कहीं भी सेटल डाउन हो सकते हैं। इंडिया की किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर हम लोग सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं। बट स्टूडेंट आपने देखा होगा आर्टिकल 370 से पहले जो जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूं, तो जम्मू में आप रह तो सकते हो, रहने को आप कश्मीर में भी रह सकते हो, पर कश्मीर में स्टूडेंट आप लैंड परचेज नहीं कर सकते थे। बट आज की डेट में स्टूडेंट आपको पता है आर्टिकल 370 को एबॉलिश कर दिया गया है। तो आज की डेट के अंदर आप कश्मीर में भी क्या कर सकते हो, लैंड परचेज कर सकते हो। बट स्टूडेंट अभी भी कुछ ऐसे पार्ट हैं इंडिया के जहां पे हमें रहना अलाउड नहीं है। स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा राइट था, राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बताया था, इसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट इन 1978। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट जो हमारे पास राइट है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। यहाँ पे स्टूडेंट मैं 3 वर्ड के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस होता है। स्टूडेंट ट्रेड का मतलब होता है कि आप गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, उसे हम ट्रेड बोलते हैं। दूसरा स्टूडेंट बिजनेस, बिजनेस जो है वो एक ज्यादा वाइडर टर्म है, इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है ट्रेड को। तो स्टूडेंट बिजनेस के अंदर आप गुड्स का बिजनेस भी कर रहे हैं और बिजनेस के अंदर आप सर्विसेज का भी बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस के अंदर स्टूडेंट्स आप गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, मतलब जो कि हमारे आईपीआर होते हैं, इन चीजों का भी आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आपको नोट करवाना चाहूंगा, अगर हमें किसी भी प्रोफेशन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि स्टूडेंट प्रोफेशन एक अलग होता है, प्रोफेशन के अंदर हमें वो स्किल चाहिए होती है। तो अगर स्टूडेंट आप सीए की, सीएस की या सीएमए की या डॉक्टर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट उस केस के अंदर आपके पास उस प्रोफेशन की डिग्री होनी चाहिए, तो जाके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मोनोपोली से रिलेटेड 2 बातें बोली गई हैं, या तो स्टेट ने जो मोनोपोली इंपोज की है वो वैलिड है, या तो स्टेट ने जो मोनोपोली यहाँ पे इंपोज की है वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, तो वो इनवैलिड हो जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये डिसाइड किया कि जो स्टेट ने मोनोपोली अपनी इंपोज की है वो अनरीजनेबल है। यहाँ पे हम लोग समझते हैं इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था। स्टूडेंट इस केस लॉ के अंदर स्टेट ने लॉ बनाया, प्रोहिबिट किया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीड़ी इन द विलेज। उन्होंने बोला कि बीड़ी की जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो प्रोहिबिट कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर सीजन में। तो स्टूडेंट ये बोला गया कि जब एग्रीकल्चर सीजन होगा तो उस टाइम पे बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी स्टेट के अंदर। स्टूडेंट इसके अंदर 3 बातें ये डिसाइड की गई। सबसे पहले ये डिसाइड किया गया कि जो भी लोग हमारे विलेज के अंदर रह रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीड़ी के अंदर एम्प्लॉयड नहीं होंगे और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करेंगे। दूसरा ये बोला गया कि जो भी बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं उसके लिए बाहर से, हमारी स्टेट की बाहर से कोई लेबर नहीं लेके आई जाएगी, बाहर से आप लेबर लेके नहीं आ सकते। तीसरा यहाँ पे स्टूडेंट ये बोला गया कि जो बच्चे हैं या ओल्ड एज लोग हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं जो कि इनकैपेबल हैं, जो कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर काम नहीं कर सकते, वो लोग भी बीड़ी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के अंदर काम नहीं कर सकते, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये मोनोपोली क्या है, वॉइड है। दूसरी तरफ अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे बात करूं तो कुछ एक्सटेंट तक स्टेट अपनी मोनोपोली बना सकता है। अगर यहाँ पे स्टेट को ये लगता है कि इससे हमारी स्टेट का बेनिफिट होगा तो उस केस के अंदर स्टूडेंट स्टेट अपनी मोनोपोली बना सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल स्टूडेंट हमारी दिल्ली के अंदर है, जो हमारी डीएमआरसी है, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारी मेट्रो चलाई जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली सरकार के हाथ में, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इसको रन नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट मोनोपोली के टॉपिक के अंदर हमने ये सीखा
कि या तो ये मोनोपोली वॉइड होगी या तो ये मोनोपोली वैलिड होगी। मोनोपोली वॉइड किस केस के अंदर होगी स्टूडेंट? जहां पे अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगी, वहां पे मोनोपोली को वॉइड माना जाएगा, अदरवाइज उस मोनोपोली को वैलिड माना जाएगा। तो स्टूडेंट इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको आर्टिकल 19 डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन किया और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो आर्टिकल 19 के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलते मैंने आपको बोला था कि मैं आपके लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। तो स्टूडेंट आपके लिए गुड न्यूज ये है, अगर आप किसी भी आर्टिकल्स को लेके परेशान हो रहे हैं या आपको वो आर्टिकल ढंग से समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो आपको सेंड कर दूंगा आपकी ईमेल आईडी पे। चलते चलते यही बोलना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें जिन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो क्लासेस चाहिए। ओके बाय।